साथियों, चुनाव का समय बेहद करीब है। तरह तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन मैं सीधे आपको कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अच्छे ग्राफिक्स के साथ ये सारे तथ्य आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। जब नेता चुनाव में जा रहे हैं तो जनता के पास तो कुछ होना चाहिए ना। इसलिए जो वादे किए जाते हैं कि हर किसी के पास अपने घर होंगे, नल से जल होगा, अनाज मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कितना फायदा हो रहा है हर युवक के लिए, इस देश के हर व्यक्ति के लिए, चाहे पुरुष हो स्त्री हो। दोस्तों, गैस सिलेंडर जो कंज्यूमर हैं वो कितने हैं, पीएनजी की बात करूंगा, स्वास्थ्य बीमा योजना क्या वाकई में लोगों को लाभ मिल रहा है, इसकी चर्चा करूंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन, क्या युवाओं को जो ये बोझ डाला जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन से, उससे मुक्ति मिली है। इसके अलावा स्मार्टफोन यूजर, मोबाइल डेटा की कीमत और हाईवेज, भारतीय रेल की स्थिति, इसकी आर्थिक स्थिति, एयरपोर्ट्स और एयर ट्रैफिक, पैसेंजर और साथ के साथ जो पासपोर्ट्स हम लोगों को मिलते हैं कितनी सुविधाओं के साथ, जो ईज ऑफ लिविंग है, इन सब की चर्चा करूंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सारे ग्राफिक्स जो एनिमेशन के साथ आपको दिखा रहा हूं बहुत ही परिश्रम के साथ निकाला है दोस्तों। तो आप खुद भी देखिए पूरा वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाइए। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बाणवाल। दोस्तों, सीधे आंकड़ों के साथ आपके सामने हाजिर हूं और दो पैमाने रखे हैं मैंने, 2013 और 2023, ताकि आपको पता चल सके कि जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, यूपीए सरकार का, जो अब इंडिया अलायंस हो गया, इसलिए इंडिया अलायंस को ही आप मान लीजिए, और अब मोदी सरकार का जो 10 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहा। तो पहला जो फिगर है वो सबके लिए घर, और मैं उस समय की जो रिपोर्ट है ना दोस्तों वो लेकर आया हूं। बड़े ध्यान से देखिए, 2013 की रिपोर्ट रॉयटर की, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फोर्सेस इंडियाज पुअर इनटू डेथ ट्रैप। आप सोचिए किस तरह की हेडलाइन थी कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग चीजें हैं, घर है जो खरीद सके, मतलब लोगों की स्थिति ऐसी कि जिए या मरे, कैसे जिए आप सोचिए। और अब आप देखिए 2023 की खबर, 3 करोड़ हाउसेस बिल्ट फॉर पुअर अक्रॉस इंडिया इन लास्ट 8 years। मतलब सिर्फ 8 साल में 3 करोड़ गरीबों को घर बनाकर, पक्के घर बनाकर दिए गए हैं। और एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, सेंटर्स हाउसिंग स्कीम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023। मतलब क्या स्थिति है आप समझिए। यहां अच्छी अच्छी खबरें कि गरीबों को घर मिल गया, या बस मिलने के लिए, मतलब कंप्लीट होने वाली स्थिति है, और दूसरी तरफ मिल ही नहीं सकता। गरीबों की स्थिति इतनी खराब कि वो जिए या मरे। नल से जल, ये भी देख लीजिए 2013 की रिपोर्ट, 80% रूरल इंडिया वेट्स फॉर पाइप्ड वाटर। जानते हैं मात्र 13.3% घरों में ही नल से जल मिल रहा था। बड़ी बुनियादी बात कह रहा हूं दोस्तों, आप बड़े ध्यान से समझिए। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हिसाब तो लेना जरूरी है। 2013 में 80% रूरल घरों में था ही नहीं, सिर्फ 13.3% घरों में नल से जल मिल रहा था। और अब 2023 में आप देख लीजिए 76% घरों में नल से जल मिल रहा है। आप देख लीजिए 130 मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स विद टैप कनेक्शंस, पाइप्ड वाटर नाउ इन 2/3 रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। यानी 2/3 जो ग्रामीण भारत है वहां पहुंच गया है। और याद रखिए आप कि ये जो जल जीवन मिशन है ना, 2019 में शुरू हुआ था,
आंकड़ों के मुताबिक 2019 तक यानी करीब 70 सालों में 3 करोड़ 23 लाख परिवारों को नल से जल मिलता था। जी हां, लेकिन आज 2023 में 13 करोड़ परिवारों को नल से जल मिल रहा है। और यह भी याद रखिए कि सरकार को कुल जो परिवारों तक पहुंचाना है वो करीब 17.5 करोड़ परिवार हैं जिन्हें नल से जल दिया जाना है, और 13 करोड़ को दिया जा चुका है। तो ये स्थिति है। आगे बढ़िए, अनाज की भी बात कर लेते हैं। 2013 की रिपोर्ट है, ग्रेव कंसर्न इन आरएस ओवर रोटिंग फूड ग्रेन्स, मतलब जो अनाज है ना सड़ जाते थे, लोगों को मिलता नहीं था। और मैंने तो इस पर तो हेडलाइन कई बार चलाई है जब मैं न्यूज चैनल में था। सड़ गया अनाज, किसी को नहीं मिला। आप जिन लोगों को याद हो उनको याद होगा कि अनाज खराब हो जाते थे। और आज स्थिति क्या है? कैबिनेट अप्रूव्स एक्सटेंडिंग फ्री राशन स्कीम फॉर 81 करोड़ पीपल फॉर 5 years। मतलब अगले 5 साल के लिए 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई, और ये पिछले 3 साल से दिया जा रहा है। आप सोचिए क्या फर्क है। आज कोई भूख से मर नहीं सकता। सरकार हर किसी की, जो अंतिम स्थान तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसकी भी चिंता करती है। और आगे बढ़िए, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम 2013 में मैं देख रहा था, सरकार तो सोच ही रही थी, और सिर्फ 20 जिलों में प्लानिंग कमीशन के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरू किया गया था। डीबीटी की बात कर रहा हूं, लेकिन 2023 में दोस्तों पूरे देश में, जी हां, पूरे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम शुरू कर दी गई है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जब बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ भी समझना जरूरी है। आप आगे बढ़िए, डीबीटी यानी डायरेक्ट भ्रष्टाचार से मुक्ति, यह मैं नाम दे रहा हूं। डीबीटी का मतलब यही है दोस्तों। और आपको 2013 की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। डीबीटी हेल्प्स गवर्नमेंट सेव ₹2.73 ट्रिलियन सिंस 2014। अब इसका अर्थ आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा, दूसरी खबर दिखाता हूं फिर समझ में आएगा। इकोनॉमिक सर्वे, डीबीटी हैज हेल्प्ड ट्रांसफर मोर देन 26.5 लाख करोड़ टिल डेट फॉर सेंट्रल स्कीम्स। यानी डीबीटी के तहत मोदी सरकार ने 26.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। आप सोचिए, सीधा पैसा ट्रांसफर किया है, 26.5 लाख करोड़ रुपए। कल्पना भी करना मुश्किल है। और तब यह बात सामने आती है 2013 वाली कि ये करने में, अगर आप देखिए, अगर ये सरकार उधर की होती तो 2.73 ट्रिलियन रुपीस की बचत हुई है। समझ रहे हैं इसका मतलब? और पहले जो पैसे जाते थे, राजीव गांधी का बड़ा फेमस कोट है कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा ही पहुंचता है, 85% तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इस खबर से यही मतलब निकलता है कि जब 26.5 लाख करोड़ रुपए भेजे गए दोस्तों डायरेक्ट डीबीटी के जरिए, तो जो पैसे बीच में अटक जाते थे 85%, वो भी बचे, वो भी सीधा जनता के हाथ में पहुंचे। और इस खबर का महत्व कितना बड़ा है आप समझिए। और ये हम आम लोगों से जुड़ी हुई खबर है, इस बात को भी बड़े ध्यान से देखिए। अब आगे बढ़िए, गैस सिलेंडर कंज्यूमर, मार्च 2014 में आप ये रिपोर्ट देखिए, जो एलपीजी उपभोक्ता है वो 14 करोड़ 52 लाख थे। और आपको याद है ना, मोदी सरकार के पहले कहीं अगर नया सिलेंडर लेना होता था तो कितनी मारामारी होती थी, मिलता नहीं था, जुगाड़ लगाना पड़ता था, सांसदों से लिखवा के लाना पड़ता था या मंत्रियों से, याद है ना। और मुझे लगता है मेरे तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया परिवार से जुड़े सदस्य हैं वो तो बुजुर्ग भी हैं, आप भी, आपको तो याद होगा सर, बिल्कुल, कि कैसे एक एक गैस कनेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी। लेकिन आज जाइए और तुरंत मिलता है। मार्च 2023 में 31 करोड़ 36 लाख एलपीजी कंज्यूमर्स हैं, यानी दोगुने से भी ज्यादा।
अब मैं आपको पीएनजी की भी चर्चा करके दिखाता हूं। 2013-14 में सिर्फ 66 जिलों में पाइप से गैस पहुंचती थी घरों में। आजकल हमारे घरों में तो पीएनजी से गैस आती है ना, भरवाने का भी झंझट नहीं है, सीधे गैस वो बिलिंग होती है और हम दे देते हैं पैसे। उस समय सिर्फ 66 जिले, और आज 2022-23 में 630 जिलों में पाइप से गैस, यानी 10 गुना। कहां 66 जिले और कहां 630 जिले, सोचिए। और आगे बढ़िए, स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी भी चर्चा कर देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, पहले गरीबों के लिए कोई बीमा योजना थी ही नहीं, कुछ नहीं थी। कुछ असंगठित मजदूरों के लिए थी दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। और अब देखिए 3,42,85,737 स्मार्ट कार्ड थे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए। लेकिन उपचार कितना हुआ वो भी बता देता हूं, 50,97,128। सिर्फ सोचिए, 3,42,00,000 स्मार्ट कार्ड और 50 लाख लोगों का उपचार। अब जरा आइए आयुष्मान भारत योजना में, जो और इस समय की स्थिति आपको बता रहा हूं, 50 करोड़ परिवारों की, लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा की गई है। जी हां, 10 करोड़ परिवारों में बांटा गया है। और ये जो स्मार्ट कार्ड दिए गए ना, कितने लोगों को आप देख लीजिए, 28 करोड़ लोगों को स्मार्ट कार्ड दिए जा चुके हैं। और कितने लोगों का उपचार हो गया वो भी देखिए, 6 करोड़ मामलों में अस्पताल में उपचार किया जा चुका है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है ना, ये दरअसल रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि चुनाव का वक्त है। कई बार ये एजेंडाधारी लोगों के बीच पहुंचते हैं और बोलते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया, लोग बता नहीं पाते। उनको एहसास ही नहीं हो पाता कि आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, आपको किसान स्वनिधि, कितनी सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। अब आइए मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करके दिखाता हूं। शिक्षा को लेकर 2013 में कोई नई पहल नहीं थी। एक राइट टू एजुकेशन लाया गया, ये बात जरूर है, लेकिन इसकी वजह क्या थी आपको पता है? देख लीजिए, एन एजुकेशन एक्ट विद मोर रॉन्ग्स देन राइट्स, मतलब इसमें अच्छा कम था, बहुत ही कम था, बुरा ज्यादा था। क्या बुरा था आप देखिए, RTE Act is killing Hindu run institutions. The government seem least concerned. जो हिंदू संस्थाएं थी, जो शिक्षा चलाती थी, वो सब खत्म करने की, मतलब चौपट करना था उसको। आप समझिए, ऐसी ऐसी शर्तें लगाई गई थी। और जो बाकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्रिश्चियंस के हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसको फलने फूलने देना था। और यही आप मदरसों की भी बात समझ लीजिए, तो ये था। लेकिन आज दोस्तों 34 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। और इस एजुकेशन पॉलिसी में आप समझ लीजिए, जो आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए और उसमें पुराने जो संस्कार है, अपनी भाषा है, उसको महत्व देते हुए इस शिक्षा व्यवस्था को सामने लाने का प्रयास किया गया है। अब चलिए, जब शिक्षा की बात कर रहा हूं तो मेडिकल एग्जामिनेशन की भी चर्चा कर देता हूं। 2013 में आप देखिए, टॉप 9 एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर्स। किसी को डॉक्टर बनना हो ना, तो दिन भर कभी ये शहर, कभी वो शहर, कभी ये राज्य, कभी वो राज्य, बस एग्जाम ही देते रहिए। क्यों? कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज 2023 के बाद, मतलब मोदी सरकार के इस समय, मैं आपको बता सकता हूं कि सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम, और ये 2020 में किया गया, मेडिकल कोर्सेज के लिए। हर जगह, कहीं नहीं भागना है, एक एग्जाम दीजिए, कहानी खत्म। है ना जबरदस्त चीज। और आगे बढ़िए, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आइए, देखिए 2013 की रिपोर्ट। इधर उधर जैसे मेडिकल में भागते थे, वैसे इंजीनियरिंग के लिए हर कॉलेज का अपना एग्जामिनेशन, और उसमें इतने सारी दिक्कतें आप जानते हैं ना दोस्तों। हर किसी का फॉर्म भरो, हजारों रुपये फॉर्म भरने में, आने जाने, लॉजिस्टिक, रहना, इतना सारा खर्च। अब सिंगल एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर अक्रॉस इंडिया 2018 से, है ना कमाल की चीज। और आगे बढ़िए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी
अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एग्जाम होते थे जैसे इसमें है, लेकिन अब ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स। तो कहानी किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बदली है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब चलिए थोड़ा मजेदार चीज, मोबाइल फोन तो हम सब यूज करते हैं ना दोस्तों, स्मार्टफोन। आप देखिए जो कंपनियों की बात बता रहा हूं, 2013-14 में सिर्फ 2 कंपनियां मोबाइल बनाने वाली भारत में थी। जी हां, सिर्फ 2। और पीएम बार बार बोलते हैं ताकि आपको याद रहे, लेकिन आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नेशन है। और सबसे बड़ा मोबाइल की फैक्ट्री भी बनी है, तो आप जानते ही होंगे। तो ये स्थिति है, ये बदलाव है दोस्तों। और आगे बढ़िए, स्मार्टफोन यूजर की भी बात बता देता हूं। 2013 में 117 मिलियन यूजर थे, यानी 11 करोड़ 70 लाख यूजर। और अब 80 करोड़ यूजर, जो कुछ ही समय के बाद 1 अरब होने वाले हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और आगे चलिए, मोबाइल डेटा की आपको कीमत भी दिखा देता हूं। 2013 में 1 GB डेटा के लिए 300 रुपये देने पड़ते थे, बड़ा महंगा। 2023 में 1 GB के लिए 10 रुपये देने पड़ते हैं, है ना कमाल। और आपको मैं एक और डेटा बता दूं इसी में, आप देख लीजिए, मोबाइल डेटा इन इंडिया इज द 3rd चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। जी हां, 3rd चीपेस्ट इन द वर्ल्ड, ये कहानी है। और इसमें सबसे सस्ता इजराइल और इटली के बाद इंडिया में, अमेरिका और बाकी यूरोपियन देश तो आप छोड़ ही दीजिए दोस्तों। चलिए कुछ और डेटा आपको दिखाता हूं। हाईवेज में आइए, मैं सिर्फ 1 साल का डेटा मैंने उठाया, देखिए 2012-13 का और 2022-23 का, आपको पता चल जाएगा कहानी क्या है। अबाउट 2800 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बिल्ट इन 2012-13, यानी सिर्फ 1 साल 2012-13 में 2800 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया गया। पता नहीं चलता इससे। लेकिन अब आप आइए 2022-23 में। 2022-23 में सिर्फ 1 साल में 10,993 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया गया। कमाल है ना, मतलब 3 गुना से भी अधिक। आप सोचिए, 3 गुने से भी अधिक दोस्तों। तो यह कहानी समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह आपको मैं भारतीय रेल की स्थिति दिखाता हूं 2013-23 में। द टफ टास्क ऑफ रिवाइविंग इंडियाज डिकेइंग रेलवेज, मतलब रेलवे, जो भारतीय रेलवे है वो बर्बाद हो रहा था। और उस मतलब आप समझिए उसको रिवाइव कैसे किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा था सरकार को, इतनी खराब स्थिति थी। लेकिन आज देख लीजिए, इंडियन रेलवेज ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट, फ्रॉम वंदे भारत टू रिवैम्प स्टेशंस, रेलवे विटनेस हिस्टोरिक रिफॉर्म्स इन लास्ट 9 years। मतलब पिछले 9 सालों में ऐतिहासिक बदलाव, रिफॉर्म। और एक खबर इसे मैं दिखाता हूं, 508 स्टेशन, 27 राज्य, पीएम लॉन्चेज रेलवेज बिग रिवैम्प प्रोजेक्ट, यानी 508 स्टेशन को जो 27 राज्यों में है उसे पुनर्निर्माण किया जा रहा है, या तो बदला जा रहा है या नए तरीके से उसे बनाया जा रहा है। आप सोचिए, एक विरासत की तरह। तो ये कहानी है दोस्तों। सिर्फ कहानी तथ्यों में नहीं होती, तथ्यों के पीछे की जो कहानी होती है ना, उसमें भी एक छिपी होती है कि काम करने का तरीका क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है। और भारतीय रेलवे की आर्थिक स्थिति भी दिखा देता हूं। 2013 रेल बजट 2013, losses from railways estimated at rupees 24,600 crore, says बंसल। मतलब रेलवे का जो लॉस है वो 24,600 करोड़ रुपए। लेकिन 2023 में आई, आपको हैरानी होगी, आप आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। रेलवेज गेट्स रुपीज 2.4 लाख करोड़ कैपिटल आउटले। और एक रिपोर्ट दिखाता हूं,
₹2.40 लाख करोड़ आउटले फॉर इंडियन रेलवेज, हाईएस्ट एवर सिंस 2013-14। मतलब मोदी सरकार में 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया और 2013-14 के बनिस्पत देखें तो सबसे अधिक। आप सोचिए कहां से आया पैसा। ये नीतियों से आता है दोस्तों, जो मोदी सरकार ने काम किया, जिस तरीके से विकास के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से अच्छी नीयत के साथ बिना भ्रष्टाचार के काम किया गया, उसका यह नतीजा है कि पहले सिर्फ घपले, घोटाले और लॉसेस की बात आती थी। आज देखिए कहां से कहां भारतीय रेल पहुंच रहा है। और इसी तरीके से मैं आपको एयरपोर्ट्स की भी बात बता दूं, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं दोस्तों। 2013 में 74 एयरपोर्ट्स थे, 2023 में 148 एयरपोर्ट्स है ना बदलाव। और आगे बढ़िए, एयर ट्रैफिक पैसेंजर, मोदी जी अक्सर बोलते हैं हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में। देखिए 2013 में 6.14 करोड़, मतलब 6 करोड़ 14 लाख लोगों ने सफर किया एयर ट्रैफिक से, हवाई जहाज से। लेकिन 2023 में 13 करोड़ 60 लाख, देख लीजिए, यानी दोगुने से भी अधिक। एक पासपोर्ट का भी बता देता हूं चलते चलते, क्योंकि पासपोर्ट तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ना। पहले अगर पासपोर्ट बनाने जाते थे ना तो कितने दिन लग जाते थे, कितना घूस देना पड़ता था, सबको याद है। अब देखिए 2014 में 91,46,071 पासपोर्ट जारी किए गए। लेकिन 2023 की स्थिति यह है कि करीब 10 करोड़ पासपोर्ट जारी किए गए हैं सिर्फ पिछले दशक में। तो ये कहानी है दोस्तों। तो ये सारे तथ्य मैंने इसलिए आपके पास रखे दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या है। सिर्फ कहने की बात नहीं है, तथ्य भी बहुत जरूरी है। जब लोगों के साथ बात करें, क्योंकि अब तो माहौल बनाने वाले आते हैं, पूछते हैं, भड़काते हैं, वो एक से बढ़कर एक सवाल नए नए नैरेटिव के साथ, नए नए एंगल के साथ लेकर आते हैं। और ऐसे में ये आंकड़े बड़े उपयोगी होते हैं, जो हमारे और आपके जीवन से जुड़े होते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये गहन रिसर्च पसंद आया होगा। आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप इसे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। आप इसे डाउनलोड कीजिए, जैसे भी आपको पहुंचाना हो, इसको टुकड़ों में काट करके, बांट करके आप लोगों तक पहुंचाइए, दिखाइए, ताकि लोगों को पता चले कि जब 10 साल के बाद मनमोहन सिंह की सरकार, राहुल गांधी, सोनिया की सरकार लोगों के बीच पहुंची थी, तब क्या हालात थे। आज जब मोदी जी 10 साल के बाद जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और साथ में ये जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और अपना प्रेम और सहयोग बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।